हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जो कैंसिल हो गया था पुराना वाला, और अभी जो नया एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। First of all, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav. I am NET qualified and PhD from University of Jammu in Rural Credit, and my specialization is econometrics and mathematical economics. And I have published many papers on Indian economy. And this is my mobile number 9320634901. दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर अभी दिसंबर 2024 यूजीसी नेट के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट अभी जो जून वाला एग्ज़ाम है उसके लिए लाइव टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। और झारखंड के 3 लाइव क्लासेस चल रही हैं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्लास चल रही है, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड झारखंड टेट। तो इन सभी में एनरोल होने के लिए मस्ट डाउनलोड माई ऐप, दैट इज़ शिप्रानॉमिक्स। इट इज़ शिप्रानॉमिक्स, इट्स नॉट शिप्रा इकोनॉमिक्स। और ये आइकन है स्टूडेंट, आपको ये आइकन आपको गूगल प्ले स्टोर पर दिखेगा, तो इस आइकन को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है? मनी सप्लाई कौन कौन से कंडीशन में बढ़ सकता है? ठीक है, तो देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जिसको मैं हमेशा थंब रूल कहती हूँ, कि जब भी मनी रिजर्व बैंक की तरफ जाता है तो मनी सप्लाई कम होती है, और मनी जब रिजर्व बैंक से मार्केट में आती है तो मनी सप्लाई बढ़ती है। इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो कहा जा रहा है, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस। हम जो आयात करते हैं और निर्यात करते हैं उसके अंतर को हम व्यापार शेष कहते हैं। तो व्यापार शेष में सरप्लस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस है। इसका मतलब कि कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है और इंपोर्ट उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है मुद्रा पूर्ति के लिए, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है ना। व्यापार शेष में अतिरेक देखा जा रहा है, मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो करेंसी हमारी इकोनॉमी में आ रही है। डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड ये नहीं होगा। बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, बैंक से उधार लिया जाना, ये बिल्कुल होगा। अगर बैंक से उधार लिया जाता है, बैंक से उधार लिया जाता है तो वो जो मनी है वो इकोनॉमी में आती है, तो मुद्रा पूर्ति जो है वो बढ़ती है। सरकार द्वारा आरबीआई से ऋण लिया जाना, इससे भी मनी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि मैंने बताया था अगर मनी का फ्लो आरबीआई की तरफ है तो मनी सप्लाई कम होगी, और आरबीआई से किसी भी तरीके से मनी बाहर निकलती है, या तो बैंक उधार ले या सरकार उधार ले, तो इसको हम कहते हैं कि मनी सप्लाई का लेवल जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ सही जवाब होगा बी, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारणों में क्या नहीं है? मांग प्रेरित मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम, अगर इकोनॉमी में इनकम बढ़ जाती है तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? डिमांड को बढ़ाते हैं, और सप्लाई उसके कंपैरिजन में तुरंत नहीं बढ़ पाती, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा जाता है। डिक्रीज इन टैक्सेशन, ठीक है, ये भी एक कारण होगा। अगर कर कम कर दिया जाए, टैक्स कम कर दिया जाए, तो लोगों के हाथ में पैसे बचने लगेंगे, है ना। और अगर हाथ में पैसे बचने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? उस पैसे से हम खर्च करेंगे और मार्केट में डिमांड जनरेट होगा। ब्याज की दर में कमी, ब्याज की दर में कमी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण होगा। अगर ब्याज की दर में कमी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है, तो मार्केट में ढेर सारा लोन लिया जाएगा, और अगर लोन बढ़ता है मार्केट में तो लोन से लेकर के क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों के हाथ में मनी पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, फिर लोग डिमांड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, तीनों डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहा है कि मजदूरी में वृद्धि, अगर हम वेज बढ़ा देते हैं, मजदूरी में वृद्धि होती है, तो ये जो बढ़ी हुई मजदूरी है वो उसको कंपेंसेट करने के लिए
जो सेलर है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देगा, तो वो जो प्राइस बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं हमारे साइड से सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का धनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है? ठीक है, डेटर पर, क्रेडिटर पर, प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर। धनात्मक मतलब अच्छा प्रभाव, ठीक है, यहाँ पर डेटर और क्रेडिटर पर ही अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। डेटर कौन होता है? लेनदार, है ना, लेनदार जिन्होंने पैसा लिया है, डेटर है। जब उन्होंने पैसा लिया था तो 100 रुपया के बराबर था। अब जब वो पैसा वापस करने आते हैं तो इन्फ्लेशन आ चुका है, रुपये की वैल्यू गिर चुकी है, तो उनको रियल टर्म में कम पैसे वापस करने पड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो डेटर हैं उन पर इसका प्रभाव जो है अच्छा पड़ता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारी नीतियों के कारण मुद्रास्फीति घटती है? तो देखो, मुद्रास्फीति घटती है, यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। इन्फ्लेशन को घटाना है, इसका मतलब कि प्राइस को घटाना है। प्राइस को घटाना है तो मनी सप्लाई को कम करना होगा, और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो जितने भी रेट हैं उनको बढ़ा देना होगा। मतलब हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होगी? रेट बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना, मतलब संकुचनवादी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ठीक है, बिल्कुल थंब रूल याद रखिएगा, अगर हमें मनी सप्लाई घटाना है तो सारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होता है, और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रेट्स को घटाना होता है। तो यहाँ पर सरकार की जो नीति होगी और आरबीआई की नीति होगी, आरबीआई अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, संकुचनवादी राजकोषीय मौद्रिक नीति, और सरकार क्या करेंगी? तो संकुचनवादी राजकोषीय नीति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दोनों ही सही है, संकुचनवादी मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लीकेज इन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में लीकेज कैसे आता है? तो देखो, कीन्स का कहना था कि अर्थव्यवस्था के अंदर अगर मनी रहती है, इसी में अगर सर्कुलेट करती रहती है तो ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर अर्थव्यवस्था के बाहर मनी निकल जाती है तो इसको हम लीकेज के तरह से जानते हैं। ठीक है, तो लीकेज इसका मतलब है कि पैसा इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, इस फ्लो से बाहर निकल जा रहा है। पहला है हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर हम पैसे को पॉकेट में ही रखे रहें, मार्केट में उसको फ्लोट नहीं करें, तो क्या होगा? ये भी एक लीकेज माना जाएगा। मल्टीप्लायर कब काम करेगा? जब मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लायर के प्रभाव से वो बढ़ेगा, लेकिन जब मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा रहेगी, पैसे को पॉकेट में ही रखे रहेंगे, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम होगा। तो दिस इज ऑल्सो लीकेज इन मल्टीप्लायर। हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, निर्यात की उच्चतर सीमांत प्रवृत्ति, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने से हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है ना। और हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट अगर हम करते हैं तो हमारे पास से पैसा बाहर निकलता है, क्योंकि हम अगर सामान खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट भी करना होता है। सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अब देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो आईएस कर्व पर होगा, है ना। 2 मार्केट हैं, आपने आईएस एलएम कर्व पढ़ा होगा। आईएस मार्केट क्या बताता है और एलएम मार्केट क्या बताता है? आईएस मार्केट बताता है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, और एलएम कर्व बताता है इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। तो यहाँ पर बात हो रही है आईएस कर्व की। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ा रही है तो आईएस कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा, लेकिन एलएम कर्व प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलएम कर्व तभी प्रभावित होता है, तभी अपनी जगह से शिफ्ट होता है जबकि कोई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है और ये इसको कम या ज़्यादा किया जाता है। तो एलएम वक्र प्रभावित नहीं होगा और आईएस कर्व जो है वो दाएं शिफ्ट करेगा। यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज बेलोचदार है ना, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, मुद्रा की मांग पर, मनी डिमांड पर असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, मनी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो एलएम कर्व का स्लोप कैसा होगा?
तो LM कर्व जो है उसकी ढाल जो है वो अनुलंब होगी, वर्टिकल होगी। क्वेश्चन नंबर 8, तरलता जाल की स्थिति में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तरलता जाल इस तरीके का होता है ना। यहाँ पर क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट से नीचे अगर इंटरेस्ट रेट चली जाती है तो उसके बाद जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी है वो उसका जो यहाँ पर स्लोप बनता है वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। तो मुद्रा की मांग जो होगी अनंत लोचदार होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोग परिकल्पना उपभोग व्यय में समय के साथ अपरिवर्तित संबंध को बताती है? तो स्टूडेंट इसका जवाब जो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो कि यहाँ पर आपको याद होगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में कि हम जो भी खर्च करते हैं उसको रिलेट करके करते हैं, है ना। हम सापेक्षिक रूप से आय की परिकल्पना करते हैं। हम ये देख के खर्च करते हैं कि मेरा पड़ोसी कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। और हम पड़ोसी के खर्च को देखते देखते अपने खर्च को बढ़ाते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हमें उस बढ़े हुए खर्च की आदत हो जाती है और हम उस खर्च को कम नहीं कर पाते। और जब हम कम नहीं कर पाते इसका मतलब क्या है? ये अपरिवर्तित संबंध है। जब इनकम बढ़ती है तो हम खर्च बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इनकम घटती है तो खर्च नहीं घटा पाते, है ना। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, इसी को किताब में बहुत टेक्निकल शब्दों में बताया जाएगा, लेकिन यही है बेसिकली सापेक्ष आय परिकल्पना। इनकम बढ़ती है तो खर्च बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब इनकम घटती है तो वो खर्च ऊपर वाले स्तर पर ही बना रहता है। इसको आय की गत छोटी परिकल्पना भी कहा जाता है, लास्ट पीक ऑफ इनकम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखो, जिससे डिमांड बढ़ रहा है वो डिमांड पुल होगा। तो मजदूरी में वृद्धि, अगर किसी की वेज बढ़ा दी जाए तो वो डिमांड बढ़ाएगा, तो ये डिमांड पुल हो गया। आयात शुल्क में वृद्धि, अनुदान में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि। तो देखो, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, मतलब जो डिमांड वाले में है, तो मजदूरी में वृद्धि जो है वो मांग प्रेरित है, लागत प्रेरित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का लाइव टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लाइव टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिसंबर यूजीसी नेट के लिए अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप शिप्रोनॉमिक्स ऐप पर जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।